नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज देश की दो बड़ी खबरें। कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यह फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,14,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इस संक्रमण के बीच, और इस पर हमने कई बार सवाल उठाए हैं, लोकतंत्र का मेला हम कहते हैं चुनाव को, छठवें चरण का मतदान भी जारी है। पश्चिम बंगाल में 4 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। लेकिन देश भर में इस वक्त कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं बेड की किल्लत। आम आदमी परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है। कोरोना के केस आज 3 लाख पार कर गए। 3,14,000 मामले सामने आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में छठवें चरण के लिए मतदान जारी है। और अब तक जो खबर आ रही है, 17% मतदान हो चुका है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, 5 चरण के जो मतदान हुए, पश्चिम बंगाल में अमूमन 7 बजे जब मतदान शुरू होता है, 7 से 11 के बीच जबरदस्त वोटिंग होती है। फिर थोड़ा मध्यम, थोड़ा धीमा हो जाता है मतदान, क्योंकि वहां जबरदस्त गर्मी भी है। और जो ये 43 सीटें हैं, इनमें से 9 सीटें उत्तर दिनाजपुर, 8 पूर्व बर्धमान, 9 नादिया और 17 सीटें नॉर्थ 24 परगना में हैं। मेरे सहयोगी आपको इन दो खबरों पर लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे। और हम पहले शुरुआत मतदान से नहीं करेंगे, पहले कोरोना संक्रमण जो है और देश की राजधानी, देश का दिल, दिल्ली में क्या हाल है, यह बताने के लिए मेरे साथ पवन मिश्रा हैं गुरु तेग बहादुर अस्पताल से, और कुंदन सिंह आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं। जबकि आपको चुनाव की तस्वीरें दिखाने के लिए, वहां का सूरत हाल बताने के लिए नादिया में मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन, और वरुण सिन्हा उत्तरी 24 परगना में है। कुंदन, आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। मैक्स अस्पताल में कल ऑक्सीजन की किल्लत की खबर आई थी। हालात कुछ सुधरते दिख रहे हैं अभी, या लोग परेशान घूम रहे हैं? पवन, आप बताएं अगर इस बारे में। जी हाँ, बिल्कुल संदीप जी, मैं जीटीबी अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ हूं, और यही मैंने देखा कि मरीज के जो तीमारदार हैं वो खासे परेशान हैं। और अंदर की जो स्थिति, अस्पताल के अंदर की जो स्थिति है, काफी भयावह है। लगातार मौत का आंकड़ा जो यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि बेड यहाँ नहीं है। जो पेशेंट हैं, तीमारदार हैं, उनकी हमेशा बहस अभी हो रही है, लेकिन ये आशा जरूर दिखाया जा रहा है कि आपको बेड जरूर मिलेगा। सामने अगर कैमरे के माध्यम से दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड है, वो भी बोर्ड खराब है। हालांकि दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि पल पल की जानकारी इस बोर्ड पे जरूर दिया जाएगा कि कितने बेड है, कितनी ऑक्सीजन सिलेंडर है या कमी है, सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये जानकारी यहाँ पर नहीं मिल रही है। ओपीडी सेवा जो है पूरी तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया है, और लगातार जो है कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ते चली जा रही है। स्थिति बद से बदतर है और स्थिति कंट्रोल से बाहर है। कुछ दिन पहले, यानी 2 दिन पहले जो है, खुद सत्येंद्र जैन ने यह कहा था, पीयूष गोयल से कहा था कि ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद 3 घंटे के बाद ऑक्सीजन की पूर्ति कर दिया गया है। लेकिन अभी भी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की बात करें, चानन देवी अस्पताल की हम बात करते हैं जनकपुरी में, वहां खुद अस्पताल प्रशासन ने यह कहा है कि अगले 3 घंटे तक का ही सिलेंडर यहाँ पर बचा हुआ है। दिल्ली की सटे गाजियाबाद की बात करें तो वहां भी खासे लोग परेशान है, और लगातार कोरोना का ऐसा कहर है संदीप जी कि बढ़ते जा रहे मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। स्थिति भयावह है। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि ये स्थिति जो है, भले ही सरकार जो है लगातार प्रयास करेगी कंट्रोल में आए, लेकिन सड़कों पर चलने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल लापरवाह दिख रहे हैं। मास्क हमेशा नाक से नीचे रह रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, उन्हें कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो लापरवाही भी हर जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोगों से बार बार ये भी अपील सरकार की तरफ से किया गया कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। तो लापरवाही बरत रहे हैं पवन, लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम बात है, सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है, हमारी व्यवस्था क्या कर रही है। और आप दिल्ली में है, गुरु तेग बहादुर जो अस्पताल है, ये सरकारी अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है पूर्वी दिल्ली का।
दिल्ली में ही जब ऑक्सीजन की किल्लत हो, दिल्ली हाई कोर्ट को जबरदस्त फटकार लगानी पड़े, बेग बोरो स्टील, भीख मांगो, उधार लो, कहीं से इंतजाम करो, चाहे चोरी करके लाओ, सरकार को यह ताकीद की गई है, बेग बोरो स्टील, इंतजाम पुख्ता करिए। और राजधानी दिल्ली जहां पर इतने अस्पताल हैं, जहां ऐसी अच्छी व्यवस्था है, हमारे सारे कर्ता धर्ता यहां रहते हैं, वहां पर भी त्राहिमाम कर रहा है अगर आम आदमी, तो सहज अंदाजा हम लगा सकते हैं पवन कि पूरे देश में हाल क्या होगा। बिल्कुल संदीप जी, आपको गणतंत्र दिवस याद होगा, 26 जनवरी याद होगा, जब खुद चीफ गेस्ट यहां पर नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना का बढ़ता मामला है, एक साल की समय जो है कम नहीं होता है। एक साल, पिछले साल कोरोना का जब मामला सामने आया, उसके बाद एक साल में सरकार चाहती थी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती थी, स्थिति को काबू में कर सकती थी, दर्जनों अस्पताल बन सकते थे। लेकिन अब जब स्थिति भयावह हुई है, तब सरकारी तंत्र जो है नींद से जागा है। अब आंकड़े छुपाने की कोशिश, क्योंकि जब हम अस्पताल की जानकारी लेने की कोशिश हम कर रहे थे तो कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा गया, हमारे साथ भी थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश हुआ कि आप अस्पताल के अंदर कैसे प्रवेश कर गए कैमरे के साथ। हालांकि हम ग्राउंड जीरो पर हैं, पल पल की रिपोर्ट लोगों को जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आंकड़े छुपाने की भरसक कोशिश हो रही है। लोगों का यह भी आरोप है कि उनका कोरोना का टेस्ट नहीं किया जा रहा, आरटीपीआर टेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। इस पर भी हमने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है। तो यह बताया जा रहा है कि आरटीपीआर टेस्ट कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो टेस्ट में नहीं आ पा रहा है। तो लोग खासे परेशान है। एम्बुलेंस, अगर दिल्ली की सड़कों पर आप संदीप जी आएंगे तो एम्बुलेंस की हर तरफ आपको आवाज ही आवाज, सायरन की आवाज ही आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। स्थिति आगे क्या होगा, इसके बाद क्या स्थिति होगी, इसके बारे में कोई सहज जानकारी नहीं है। आखिर अस्पताल प्रशासन ये जो कह रहा है कि कभी कुछ कहता है कि 2 घंटे तक का ही सिलेंडर हमारे पास बचा हुआ है, तो आखिर ये जो स्थिति हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? एक साल का समय कम नहीं होता है। एक साल में आप दिल्ली, एनसीआर या पूरे देश में स्थिति को आप संभाल सकते थे संदीप जी। बिल्कुल। और मुंबई से मेरे सहयोगी संकेत पाठक भी जुड़ गए हैं। आप जानते ही हैं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, वहां पर पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी गई है। संकेत, लॉकडाउन तो कर दिया, लेकिन क्या बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयां मिल पा रही हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना आज की तारीख में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जिंदगी जीने का हक है, यह मौलिक अधिकार है, राइट टू लाइफ। मैं इसमें जोड़ दूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है P. उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मामले में कि जिंदगी जीने के हक में डॉक्टरी उपचार, डॉक्टर्स असिस्टेंस भी हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो मिल पा रही है आम आदमी को। बिल्कुल संदीप जी, आपने सही बात कही। मैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद हूं। मुंबई जहां से सबसे ज्यादा टैक्स सरकार को जाता है, सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं यहीं पर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां पर भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। हमने कल भी देखा था कि कई जगहों से ऐसी खबरें आई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कल एक बड़ा हादसा नासिक में भी हुआ था, जहां पर 22 लोगों ने एक लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा दी थी। तो समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र और मुंबई के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक एक दिन में 500 मौतें हो रही हैं, यानी कि सीधा साफ ये संकेत है कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी हैं। सरकारें जो वादे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी है, सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमने कई अस्पतालों में भी देखा है, कई मरीजों से हमने बात की, कई उनके परिजनों से हमने बात की, सबको कहीं ना कोई दिक्कत जरूर पेश आ रही है, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो। हालांकि जो मुंबई महानगर पालिका है उसका कहना है कि जल्द ही उनके पास 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई होने वाली है, जो कि मुंबई के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में करीब 1500 से 1600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन उन्हें सिर्फ 1200 या 1250 मैट्रिक टन ही मिल पा रही है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति भी महाराष्ट्र में देखी जा रही है। लेकिन
सीधे तौर पर जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, 67,000 मामले, यानी कि करीब 30 से 40% मामले अकेले देश भर के महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं यहां पर लचर होती दिखाई दे रही है। प्रशासन सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये केंद्र बनाम राज्यों की राजनीति हावी हो रही है। प्राथमिकता होनी चाहिए आम आदमी की जान बचाना, उसे भरोसा देना। और आप कुर्ला स्टेशन पर मौजूद हैं, संकेत मुंबई के। प्रधानमंत्री ने परसों देर शाम देशवासियों को संबोधित भी किया और खास जो मजदूर हैं, हमने मजदूरों का पलायन देखा। सबसे ज्यादा पलायन मुंबई से हुआ था। प्रधानमंत्री कह रहे थे, भरोसा दिला रहे थे, मजदूर जहां हैं वहां रहें। लेकिन क्या वो वहीं टिके हुए हैं या अफरा तफरी इस मामले में भी? ये पलायन की जो दर्दनाक तस्वीरें हमने पिछले साल देखी थी, क्या वो दोबारा से रिपीट होती दिख रही है? बिल्कुल संदीप जी, कमोबेश कुछ हद तक वही स्थिति मुंबई में दिखाई दे रही है। अब से कुछ ही देर पहले हमने स्टेशन के अंदर जाकर जो लोगों से बातचीत की थी, आप भीड़ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हजारों की तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों पर जाने के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि उन्हें कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। कुछ एक लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, हमारे काम धंधे बंद हो गए हैं मुंबई में, हमें यहाँ पर रोजमर्रा के जो खर्चे हैं हम वो नहीं उठा पा रहे हैं। आपको बताऊं कि मुंबई में जो ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं वो रोज कमाकर खाने वाले हैं। ऐसे में अगर उन्हें इस वक्त लॉकडाउन की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं सरकारों की भी इसमें जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिल रही है। ट्रेनें, हालांकि रेलवे ये दावे कर रहा है कि कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। तो क्योंकि 2020 का वो मंजर दोहराया जा रहा है और मजदूर जो रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, संकेत, उनको तो दिहाड़ी चाहिए। दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके खाते में कुछ पैसे आएंगे तो ही तो रुकेंगे। बिल्कुल, इसीलिए संदीप जी मैंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकारों की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने राहत पैकेज देने की बात कही थी, लेकिन वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। लॉकडाउन किए जा रहे हैं, कड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, लोगों को जाने से रोका जा रहा है, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने वाला फिलहाल शायद कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जितने तमाम मजदूर हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि हमें यहाँ पर अब रहने में दिक्कत आ रही है, हम यहाँ पर घर खर्च कैसे चलाएंगे, हमारी दिहाड़ी बंद हो गई है, सरकार किसी तरीके से मदद नहीं कर रही है, तो हम घर ना जाएं तो कहां जाएं। क्योंकि पिछले साल हमने देखा था संदीप जी की लोग सड़कों पर पैदल चलकर, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर पहुंचे थे, कई लोगों की मौतें भी हो गई थी। तो इस तरीके का मंजर जो 2020 में देखा गया था वो नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, फिर से तो वही सवाल यही है कि हमने 2020 में पहली वेव जो थी कोरोना की, उससे कुछ सीखा है क्या? अहमदाबाद में भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। अहमदाबाद में क्या सूरत हाल है भूपेंद्र? अहमदाबाद में भी कोई अच्छे सूरत हाल नहीं है। अस्पतालों के बाहर घंटों कतारों में लोग खड़े हैं कि उन्हें वेंटिलेटेड बेड मिल जाए। वेंटिलेटर जो है लगभग जितने बेड है तमाम अस्पतालों के फुल हो चुके हैं, लोग वेटिंग में है, 2-2 दिन तक वेटिंग करना पड़ रहा है। मेरा अपना अनुभव है, मैं फोन कर रहा हूं अपने जान पहचान वालों को एडमिशन कराने के लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है क्योंकि वेटिंग चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह से एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ पर कोरोना महामारी इस कदर यहाँ पर फैली हुई है, न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि यहाँ के जितने भी बड़े नगर है, सूरत है, राजकोट है। राजकोट में तो हमने देखा कल के लोग अपने घर से खटिया लेकर आ रहे हैं, बाहर अस्पताल के पीछे बिछा रहे हैं और वहीं पर उन्हें ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर जगह ही नहीं है। तो इस तरह के आलम है यहाँ पर। हालांकि ऑक्सीजन को लेकर एक राहत बात जरूर है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं आई है। सरकार ने तमाम निजी अस्पतालों को 15 जून तक बिना किसी इजाजत कोविड का इलाज करने की छूट दे दी है, लेकिन उसके बावजूद भी मरीज मारे फिर रहे हैं। यहाँ पर तो बेड की वेटिंग, क्या अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग हो रही है भूपेंद्र। हालत तो ये है, और ये तब है जबकि एक हफ्ता पहले गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को जबरदस्त फटकार भी लगाई थी।
कहीं दिल्ली हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, कहीं गुजरात हाई कोर्ट, कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को कह रहा है 5 जिलों में, 5 बड़े शहरों में तत्काल आप लॉकडाउन लगा दो। तो यहां पर फटकार के बावजूद भी हालात सुधरते दिख रहे हैं क्या भूपेंद्र? देखिए, साफ तौर पर अगर हाईकोर्ट को इस तरह से सुमोटो लेकर, संज्ञान लेकर इस तरह की हिदायतें देनी पड़ रही है, निर्देश देने पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपना काम करने में चूक गई है। उन्हें जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। यहाँ पर तो हमने देखा कि स्थानीय निकाय चुनाव में जिस तरह के जमावड़े हुए हैं, लोगों को ऐसा लगा जैसे कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं है। तमाम नेतागण यहाँ पर इस तरह की भीड़ इकट्ठा करते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, और उसके बाद अब जब इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, बर्थडे पार्टी मनाई गई। बीजेपी के एक बड़े नेता अपना सार्वजनिक जगह पर मास्क उतारकर बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और सबको झूठा केक भी खिला रहे हैं। ये तस्वीरें भी हमने देखी हैं। बिल्कुल वही ये तस्वीरें अपने आप बयान करती है कि किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं ये लोग, किस तरह की संजीदगी है इनके अंदर, क्या संवेदनशीलता बची हुई है इनके अंदर। जहां लोग एक तरफ मारे फिर रहे हैं, लोगों को अस्पताल में सुविधाएं मुहैया नहीं हो रही है, बेड नहीं मिल रहा है, शमशान में सब सड़ रहे हैं, 3 दिन तक उनका अग्नि संस्कार नहीं होता है। वलसाड़ से तस्वीरें आई थी, सब सड़ रहे थे। इस तरह के मंजर सामने आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा, वहां पर भी लीपापोती करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि हमारे पास 60% बेड खाली है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर लोग क्यों मारे फिर रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं एक तरह से अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश भी की जा रही है। जहां पर लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस तरह लोग परेशान हैं। हमने 3 जगहों की आपको तस्वीरें दिखाई हैं परेशानी के बीच, लेकिन हम लोकतंत्र का मेला भी मना रहे हैं। और नादिया में मौजूद है मेरे सहयोगी राजीव रंजन। बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम माहौल क्या है करते हैं। राजीव, अब वहां पर माहौल क्या है? और ये तब मैं पूछ रहा हूं आपसे, खबरें ये भी आ रही हैं बंगाल वेरिएंट भी आ गया है। ये ट्रिपल म्यूटेशन की जो बात है, बंगाल में वायरस, एक नया म्यूटेंट, बंगाल म्यूटेंट, वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में इस 6वें चरण के मतदान पर कोई असर होता दिख रहा है या एहतियात के तौर पर? आपने पहले भी तस्वीरें दिखाई है, रैलियों में तो लोगों का हुजूम आया है, उसमें तो कोई शको शुबा नहीं। बिना मास्क के नेता भी और वहां लोग भी मौजूद थे, पर सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम मतदान में देखी जा रही थी पहले 5 चरण में। आज के तस्वीरें और अलग अलग बूथ पर आपकी जाने की आदत है, वहां आपने क्या पाया? देखिए संदीप, ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर चुनाव के दौरान तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियाँ उड़ती रहीं, लेकिन अगर आप मतदान की बात करें तो आज मैं सुबह से देख रहा हूँ जगह जगह लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन कर रहे हैं। मैं जिस मतदान केंद्र पर हूँ, ये भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको लोग सोशल डिस्टेंसिंग, चलिए उतनी नहीं है लेकिन तब भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। अंदर सैनिटाइजर है, एक वो प्लास्टिक का ग्लव्स जो है वो दिया जा रहा है ताकि ईवीएम पर निशान लगाना, उससे निशान लगा लें और फिर हाथ से निकाल दें। पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आपने पूछा कि लोगों में उत्साह क्या है, तो बहुत भारी संख्या में 6वें चरण में मतदान के लिए भी पश्चिम बंगाल में लोग आ रहे हैं। जो बंगाल म्यूटेंट की बात हो रही है संदीप, 10,000 के करीब मामले पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में आए हैं। और ये तब है जब भारत में टेस्टिंग की दर पश्चिम बंगाल में 9वें, 10वें, 11वें स्थान पे आती है। यहाँ टेस्टिंग की दर भी कम है और उसमें इस संख्या में लोग सामने आ रहे हैं। तो ये जो डर है पश्चिम बंगाल के लोगों में कि चुनाव खत्म होने के बाद कहीं सबसे भयावह स्थिति पश्चिम बंगाल की न हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पीछे जो हमने गलतियां की हैं उसका परिणाम सेकेंड वेव के तौर पे आया। संदीप, आप बात कर रहे हैं 22 अप्रैल 2021 को। याद कीजिए 22 अप्रैल 2020, आज के 1 साल पहले 20,500 मामले थे, 650 लोगों की मौत हुई थी। और आज आंकड़े 1 साल के बाद कहाँ पहुंचे हैं। और ये इतने भयावह डरावने आंकड़े आ रहे हैं, पिछले साल से तो कोई तुलना ही नहीं है कोरोना की। और अभी पश्चिम बंगाल में चूंकि टेस्टिंग कम हो रही है, लोग अभी चुनाव में ज्यादा हैं, इसलिए बाद में क्या होगा ये सोच करके कई बार भगवान ही मालिक है,
भगवान करे कि जैसे माहौल में पश्चिम बंगाल के लोग वोट दे रहे हैं उसी माहौल में नतीजे आए और ये लोग उसी तरह से रहें। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली की, बम्बई की, लखनऊ की खबरें जो आप बता रहे हैं, जो हमारे साथी संवाददाता बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो हम लोगों के जान पहचान के लोग बता रहे हैं, उससे बहुत बेहतर स्थिति पश्चिम बंगाल में आमतौर पे देखने को मिलती है। मैं हॉस्पिटल्स में भी कोलकाता के गया, दूसरे हॉस्पिटल में भी जाता हूं देखने के लिए, लेकिन उस तरीके की चीज अभी नहीं है। शायद उसकी वजह क्या है मेरे समझ में नहीं आता। कई बार लगता है कि कोरोना चुनाव से डरता है क्या, लेकिन जो भी बात है, इस इलाके के लोग एक डर में, एक खौफ में जी तो रहे हैं। खालिस, हम अब चुनाव की बात करते हैं। जो ये 4 जिलों में 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है, पिछली दफा 2016 की बात करें तो यहां पर बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी। 32 सीटें तृणमूल के खाते में गई थी, 7 सीटें कांग्रेस और 4 वाम खेमे के। लेकिन 2019 में तस्वीर बिल्कुल पलट गई थी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में जो बढ़त मिली, 24 पर तृणमूल कांग्रेस और 19 पर बीजेपी। और ये छठे चरण से पहले अब कि भाई 500 लोगों की जो गैदरिंग होगी, सभाएं होंगी, रैलियां नहीं होंगी और बहुत सारे एकदम संक्रमण जो फैला है, मुद्दे बदले हैं क्या, मानस बदला है क्या इस चरण में? राजीव, देखिए, इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये भी कही जा रही है कि बीजेपी का जो कहते हैं ना कि हमारा चुनाव था, तो बीजेपी का जो चुनाव है वो 6वें चरण तक है। 7वें 8वें चरण में वो कुछ करिश्मा कर दे, लेकिन 6ठे चरण तक उसकी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं बहुत ऊपर तक है। और तब तक उन्होंने फुल फ्लेजेड प्रचार किया जब तक उनको ये मालूम था कि इस इलाके में अच्छा किया जा सकता है, हमने अच्छा किया है और उससे अच्छा किया जा सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अब 7वां और 8वां चरण, एक पॉकेट है मालदा मुर्शिदाबाद का, उसके बाद कोलकाता का। तो कोलकाता शहरी इलाका है, वहाँ अपनी बातें कहने में, सुनने में 500 लोगों बहुत हैं। तीसरी बात ये है कि ये जो आपने अभी बताया, ये 2019 में के चुनाव में मथुआ कमेटी ने बहुत हद तक बीजेपी को के साथ ही, सबको मालूम है, शायद 100% कई लोग कहते हैं। दूसरी बात है, ये बॉर्डरिंग इलाका है, बांग्लादेश से सटे इलाकों के विधानसभा क्षेत्रों में कुछ साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल दोनों तरफ चुनाव हो रहा है। तो इस इलाके में मथुआ कम्युनिटी का तकरीबन 20 विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। लोकसभा के दौरान और सीएए एनआरसी जो मुद्दा है वो उनके दिल के करीब है और बीजेपी उन लोगों को अपने पाले में खींचने में कामयाब रही। आपको मालूम है कि बनगांव, जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर का लोकसभा क्षेत्र है, उसको मथुआ कमेटी के लीडर को टिकट देकर के बीजेपी ने वो लोकसभा भी जीत ली। नादिया जिले की जहां तक बात है, यहाँ पर कृष्णा नगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, वो जीता तो महुआ मोइत्रा ने टीएमसी से, लेकिन जिस सीट से मुकुल राय चुनाव लड़ रहे हैं, कृष्णा नगर नॉर्थ, उस सीट पर बीजेपी को अकेले उस असेंबली सेगमेंट में 53,000 वोटों की बढ़त मिली थी लोकसभा में। बहुत सेफ सीट मुकुल राय के लिए मानी जा रही है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बढ़त मिली है। और कृष्णा नगर जो इलाका है वो बहुत पुराने समय से हिंदू मान्यताओं, धर्म, रीति रिवाजों से बहुत प्रभावित है। तो उस बेल्ट में बीजेपी ने अपने पीछे 2-3 सालों में अपने आप को बहुत मजबूत किया है। तो कुल मिलाकर के ये छठा चरण भी क्षय और मात का है। मैं ये भी कहूँगा कि ममता बनर्जी ने पिछले 1.5 वर्षों में इस 1 करोड़ मतदाताओं में अपनी पैठ दोबारा बनाने के लिए, अपने गढ़ को बचाने के लिए भी कुछ विशेष और अलग तरह के प्रयास भी किए हैं। तो इसलिए बात न 16 की दोहराई जाएगी न 19 की दोहराई जाएगी। इस बार इस इलाके में कुछ नया होगा और कुछ नया देखने को समझ में आ भी रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको उत्तरी 24 परगना लिए चलेंगे। वहां मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा मौजूद हैं। इनके पैर में चक्कर है, मैंने पहले भी बताया था। तमाम जगह घूमते रहते हैं, लोगों की नब्ज टटोलते रहते हैं। वहां पर किस तरह की स्थिति है ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।